प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि कल हम मूल अधिकार चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज मूल अधिकारों में आगे बढ़ते हुए समानता का अधिकार हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि विभिन्न जो मूल अधिकार इसमें 6 दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो यहाँ अलग अलग हमें पढ़ना है। सबसे पहले आज देखते हैं अनुच्छेद 14। इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण। ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। विधि के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, ये अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे कि विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया है, भारत के संविधान में इसे ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों का उद्देश्य है विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, उसकी स्थापना है। विधि के शासन जो ये अवधारणा है, A.V. डाइसी, ये विद्वान हैं, इन्होंने, अंग्रेजी विद्वान जिन्होंने ये अवधारणा दी। इसका उद्देश्य है कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जो विधि के समक्ष समानता है, ये अपने आप में नकारात्मक अवधारणा है, कानून का समान संरक्षण ये अपने आप में सकारात्मक अवधारणा है। कैसे, इसका अंतर देखेंगे। जो नकारात्मक अवधारणा के तहत हम विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं, इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए का ये तात्पर्य है कि सब व्यक्ति बराबर हैं। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे जल्दी न्याय मिल जाए, कोई गरीब है उसे न्याय ना मिले। इसका मतलब विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति ही विधि के समक्ष समानता है। तो यहाँ जैसे कि परिलक्षित हो रहा है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति अपने आप में नकारात्मक है कि विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार से कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से ली गई अवधारणा है, ये सकारात्मक है। कैसे, कोई भी विधि जो बनी है वो समान लोगों के साथ समान व्यवहार करे। जैसे कि किसी भी विधि में किसी भी अपराध के लिए जो सज़ा निर्धारित है, सभी व्यक्तियों को उसी विधि और उसी मात्रा में सज़ा प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी अपराध के लिए वही अपराध जिसके लिए सज़ा कुछ ज़्यादा दे दें, किसी में कम दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। कानून का समान संरक्षण सकारात्मक अवधारणा अमेरिका से ली गई है और विधि के समान लोगों के साथ समान व्यवहार करने का ये कहती है। तो इसी प्रकार इसका संपूर्ण अर्थ यही निकलता है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसी को लेकर भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 ये अवधारणा प्रस्तुत करता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है, क्योंकि अगर कानून भेदभाव करने लग जाए तो व्यक्तियों का अहित होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव ना हो, कानूनी रूप से भेदभाव ना हो, इसके लिए अनुच्छेद 14 के तहत ये हमें मूल अधिकार प्राप्त है। अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 15। इसमें सामाजिक समानता की बात कही गई है। सामाजिक समानता जब हम बेसिक बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस अनुच्छेद 15 में यही चीज़ें लिखी हुई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 आधार हैं। इन 5 आधारों के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, इसको यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। इसे ही सामाजिक समानता कहते हैं। देखिए, सामाजिक समानता जो है उसमें अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 15(3), ये 3 अनुच्छेद ही मूल संविधान में थे। 15(1) क्या कहता है कि 15(1) कहता है कि राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब 15(1) में राज्य को रोका गया है कि राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करे, और 15(2) में ये कहा गया है कि कोई नागरिक
दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, दूसरे नागरिक के साथ। इसका मतलब अब यहाँ पर भेदभाव के आधार वही हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। और ये कहा गया कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ इन आधारों पर सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग है, कुएं हैं, तालाब है, बावड़ी है, जलाशय हैं, मंदिर है, मस्जिद है, इनमें किसी भी आधार पर, किसी भी का मतलब इन 5 आधारों पर कोई नागरिक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करे। दोनों में मूल अंतर क्या है? यहाँ राज्य को रोका गया है, यहाँ नागरिक को दूसरे नागरिकों के साथ भेदभाव से रोका गया है। 15(3) ये कहता है कि अगर राज्य चाहे तो स्त्रियों और बालकों के लिए, स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। जब आप देखेंगे इसको कि ये एक अपवाद है, क्योंकि जब यहाँ लिखा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर यह भेदभाव दिखाई दे रहा है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लेकिन स्त्रियों की जो स्त्रियां हैं उनकी जो पिछड़ी हुई दशा है या जो वो जिस प्रकार से वो वंचित रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये अपवाद संविधान में होना भी आवश्यक है। इसके बाद में जब हम देखते हैं आर्टिकल 15(4), 15(5) और 15(6), ये वो अनुच्छेद हैं जिन्हें बाद में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे आप 15(4) को देखेंगे कि इसको नेहरू जी के समय पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा 15(4) को जोड़ा गया, और यह इसलिए जोड़ा गया क्योंकि एक मामला आया था, चंपकम दोराईराजन मामला। अगर आप लोगों को ये जानकारी है तो चंपकम दोराईराजन ये मामला मद्रास सरकार के विरुद्ध आया सन 1950 में, और इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो आरक्षण दिया मद्रास सरकार ने, शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण दिया गया, भी प्रवेश के समय SC ST जो हैं वो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उन्हें प्रवेश में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस आरक्षण को मद्रास हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई तो मद्रास सरकार ने ये मद्रास राज्य के जो आरक्षण बिल था इसको निरस्त कर दिया। ये कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव से रोका गया है, इसलिए जो मद्रास सरकार ये जातिगत आरक्षण दे रही है वो गलत है। इसलिए नेहरू जी ने पहला अमेंडमेंट करवाया, प्रथम संवैधानिक संशोधन करवाया, और 15(4) में ये लिखा गया, यहाँ 2 आधार बताए गए। 2 आधार कौन कौन से हैं? सामाजिक और शैक्षणिक आधार, कि सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं इनके लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि विशेष प्रावधान के 2 ही आधार यहाँ जोड़े गए अनुच्छेद 15(4) में, सामाजिक रूप से पिछड़ापन, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन। इन 2 आधारों पर अगर कोई पिछड़ापन है तो उन्हें हम लाभ दे सकते हैं। और साथ ही ये कहा गया कि विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इसका लाभ दिया जाएगा, और ये दुर्बल वर्गों के लिए है, जिसमें विशेषतः दुर्बल वर्ग माना गया अनुसूचित जाति को और जनजाति को। 15(5), ये जो 15(5) है वो 93वां संवैधानिक संशोधन जो 2005 में हुआ, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया 15(5) में कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, निजी शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के समय जातिगत रूप से पिछड़े हुए जो SC ST हैं इन्हें आरक्षण दिया जाए और इनकी सीटें रिजर्व की जाए। ये निजी शिक्षण संस्थानों पर भी जो दुर्बल वर्ग हैं उनको स्थान देने की बात करता है। 15(6) ये तो हाल ही में संशोधन हुआ है, आप लोग भलीभांति परिचित हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन 2019 नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा ये संशोधन किया गया। और संशोधन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था कि आर्थिक जो पिछड़ापन है, आर्थिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए और इसकी 10% सीटें जो है रिजर्व होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया। पहले सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन जो पहले संवैधानिक संशोधन में जोड़ा, उसी प्रकार से 103वें संवैधानिक संशोधन में आर्थिक पिछड़ेपन को जोड़कर अब अनुच्छेद 15 में आरक्षण देने के 3 आधार बना दिए गए हैं, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो इस आधार पर अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की स्थापना करता है। आपको सामान्य रूप से अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो सिर्फ इतना ध्यान रखें कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य या कोई नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। ये सामान्य सी बात है अनुच्छेद 15 के तहत। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक समानता के बाद में अनुच्छेद 16 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है।
अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए, अवसरों में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता। लोक नियोजन से तात्पर्य है सरकारी नौकरियां। जो हम आरक्षण जानते हैं, जिसे हम आरक्षण मानते हैं या समझते हैं, वो आरक्षण अनुच्छेद 16 में ही है। लोक नियोजन में अवसरों की समानता, अवसरों की समानता मतलब सरकारी नौकरियां जो है वहाँ सबको समान अवसर मिलने चाहिए। इसके अंतर्गत भी अनुच्छेद 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने की वाली बात है। 16(5) और 16(6) इन 6 अलग अलग आर्टिकल्स में ये बटा हुआ है। सबसे पहले जो 16(1) है वो ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन में अवसरों की समानता स्थापित करेगा, अवसरों की समानता स्थापित करेगा। ये कहा गया है राज्य के लिए कि राज्य क्या करे कि जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर अवसरों की समानता स्थापित करेगा। 16(2) में ये कहा गया कि राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव मतलब ओरिजिन और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब राज्य को यहाँ इन आधारों पर भेदभाव करने से रोका गया है। जब हम संविधान में पढ़ते हैं तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 आधार आ जाते हैं कि राज्य को रोका गया है कि आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं करें। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) कहता है राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। निवास स्थान भेदभाव कर सकता है। जैसे कि निवास स्थान के मतलब अगर आपको बताएं तो राजस्थान के संदर्भ में देखिए टीएसपी और नॉन टीएसपी अगर आप जानते हैं तो ये निवास के आधार पर ही भेदभाव है। जनजातीय क्षेत्रों में जो स्थायी रूप से निवासी हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हें वहाँ पर सरकारी नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर अलग से आरक्षण दिया जाता है। तो यह टीएसपी और नॉन टीएसपी निवास के आधार पर ही भेदभाव है, निवास स्थान के आधार पर ही भेदभाव है। 16(4) जिसे हम आरक्षण कहते हैं, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है उसका मूल आधार यही अनुच्छेद है, 16(4) है। सबसे विवादित रहा है। अनुच्छेद 16(4) में ये लिखा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों विशेषतः पिछड़े वर्गों में विशेष किसे माना? विशेषतः। अब पिछड़े वर्गों का आधार क्या होगा? ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। कौन से 3 आधार बताए थे अभी आपको? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ापन। तो पिछड़े वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा। कौन करेगा इसके लिए आरक्षण का प्रावधान? राज्य चाहेगा तो वो पिछड़े वर्गों के लिए, विशेषतः SC ST के लिए सरकारी नौकरियों के जो रिजर्वेशन है वहाँ वो दे सकेगा। 16(5) में ये लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर, राज्य चाहे तो धर्म के आधार पर जो है नियुक्तियों का प्रावधान कर सकेगा। धर्म के आधार पर नियुक्तियां, जैसे एक उदाहरण है, सेना में धार्मिक शिक्षक की नियुक्ति होती है। सेना जो है भारतीय सेना, वहाँ धार्मिक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, उसका आधार धर्म ही है। तो अनुच्छेद 16(5) में धर्म के आधार पर नियुक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 16(6) ये 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसे जोड़ा गया। और इन्होंने कहा कि आर्थिक जो पिछड़े हैं, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी नौकरियों में 10% स्थान जो हैं वह सवर्णों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
सवर्णों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 16(4). 16(4) के बारे में थोड़ी सी हम बात और कर लेते हैं। देखिए, पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए विशेषतः SC ST संविधान में ही लिख दिया गया, लेकिन जो वर्तमान में हम अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देखते हैं वो कब किया गया, उसका प्रावधान कब हुआ? जब हम देखते हैं मंडल आयोग, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है वो नेहरू जी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और उसकी रिपोर्ट मानी नहीं गई, तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन हुआ। इसको बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद जो हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में स्थापित किया। पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो बनी 1978 में, उन्होंने बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट का जो प्रस्तुत की वो 1980 में की। गठन दिसंबर 1978 में हुआ था और रिपोर्ट भी दिसंबर 1980 में दी गई। उस समय सरकार आपको पता है बदल गई। 1980 में श्रीमती गांधी पुनः चुनाव जीत गई और सत्ता में आ गई। इस रिपोर्ट को कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं अगस्त 1990 में जाकर वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने कहा कि अगर भारत में इनका विचार था अगर भारत में प्रसिद्ध होना है या चुनावों में भारी जीत प्राप्त करनी है तो मैं क्यों ना मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दूं। और इसी आधार पर अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को देते हुए इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। 27% आरक्षण केंद्र की नौकरियों में 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे दिया गया और इस रिजर्वेशन के साथ ही टोटल रिजर्वेशन हो गया 49.5%, 49.5% ये आरक्षण हो गया। इसके साथ एक 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, इंदिरा साहनी, उन्होंने एक वाद दायर किया इस आरक्षण के विरोध में और इंदिरा साहनी इस वाद को मंडलवाद भी कहते हैं। इसकी सुनवाई की गई और यह बहुत ही चर्चित वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, नंबर 1, कि जो 27% आरक्षण दिया गया है वो वैध है, वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में दूसरा ये कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, और तीसरी बात क्या कही गई? तीसरा इन्होंने ये कहा पदोन्नति में आरक्षण। तीसरी बात इन्होंने कही कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण ये भी नहीं हो सकता और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि सरकार ने इन मामलों को शांत करने के लिए संवैधानिक संशोधन किए हैं और 50% से अधिक आरक्षण का लाभ पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके लिए अनुच्छेद 16(4) क और अनुच्छेद 16(4) ख को जोड़ते हुए ये व्यवस्था कर दी कि अगर बैकलॉग सीटें हैं तो बैकलॉग सीटों में 50% से ज़्यादा आरक्षण हो सकता है और अगर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस आधार पर इंदिरा साहनीवाद से एक निष्कर्ष तो सामने आ गया कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी सरकार ने संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया है। 102वां संवैधानिक संशोधन जब आप पढ़ेंगे तो 102वां संवैधानिक संशोधन 2019 जो है, इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने वाली बात है। संवैधानिक दर्जा मिल गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। अब तक यह आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। हाँ, संसद ने एक विधि पारित करके इसे आयोग बनाया था, लेकिन यह संवैधानिक आयोग नहीं था, विधिक आयोग था। अब 102वें संवैधानिक संशोधन के बाद में
इसको संवैधानिक आयोग बनाते हुए अनुच्छेद 338 ख में इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अब यह संवैधानिक आयोग है और यह अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़े वर्गों के लिए जो है कार्य करेगा। इसके उपरांत है अनुच्छेद 17। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। यह है अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी है, जो हमारे सामाजिक बुराई के रूप में भारत में स्थित थी, ये भेदभाव, अस्पृश्यता, इसी के कारण आंदोलन हुए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से जो है इस अनुच्छेद को संविधान में मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया और ये व्यवस्था की गई कि अस्पृश्यता गैर कानूनी होगा, कानूनी अपराध होगा। इसके लिए संसद विधि निर्मित करेगी और संसद ने 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लागू कर दिया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, और इसका नाम 1976 में बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार, नाम बदला है केवल, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ही बोला जाता है इसे, इसका नाम बदला गया 1976 में। और आपको पता है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम भी 1989 में बनाया गया सरकार के द्वारा। 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ये भी अस्पृश्यता को ही दूर करता है। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा विधिक प्रावधान किए गए और इसके लिए अधिनियम बनाए गए। छुआछूत एक प्रकार का अपराध है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, केवल इतनी ही बात इसमें कही गई है। अनुच्छेद 18 ये समानता के अधिकार में अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। जैसे ब्रिटिश समय में क्या होता था कि जो अंग्रेज़ों की मदद करते थे, सेठ, साहूकार, बड़े बड़े व्यक्ति, है ना, जो अंग्रेज़ों के शासन के हितैषी थे, समर्थक थे, उनको अंग्रेज़ सरकार अलग अलग उपाधियाँ देती थी, जैसे राय साहब की, राज बहादुर की, है ना, और लॉर्ड की। तो इस प्रकार की उपाधियाँ जो है प्रदान की जाती थी, ये एक प्रकार से विशेषाधिकार हो जाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि अनुच्छेद 18 में ये लिखा गया कि अब उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखने वाली है, शिक्षा व सैन्य क्षेत्र को छोड़कर, सैन्य क्षेत्र को छोड़कर उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएगी, उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन दो क्षेत्रों में की जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप जानते हैं डॉक्टर की उपाधि है, डॉक्टर जैसे PhD वगैरह आप कर लेते हैं तो डॉक्टरेट की आपको उपाधि मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। सैन्य क्षेत्र में जैसे मार्शल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, ये विभिन्न प्रकार की जो उपाधियाँ हैं वो शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में प्रदान की जा सकती है। अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी। और KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने जो भारत रत्न है, भारत रत्न नहीं, पद्मश्री जो पुरस्कार है, उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि ये उपाधि है और इसे प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होगा। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि संसद ने अभी तक उपाधियों को गैरकानूनी घोषित नहीं किया है, इसके लिए अपराध घोषित नहीं किया है, संसद ने इसके लिए अधिनियम नहीं बनाया है। इसका मतलब अभी तक यह अनुच्छेद आदेशात्मक है, निदेशात्मक नहीं है। मतलब निदेशात्मक का मतलब यहाँ इस पर रोक नहीं लगाई गई है, कोई इसके लिए कानून नहीं बनाया संसद ने। जब तक संसद इसके लिए कानून नहीं बना लेती तब तक ये अपराध नहीं है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये लिखा है कि अगर किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सार्वजनिक पदाधिकारी हैं वह विदेशी राज्यों से उपाधि, भेंट या पुरस्कार ले सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 आर्थिक समानता या अवसरों की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार से समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों का हमने वर्णन किया और कल हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे। नमस्कार।